किसी भी कंट्री में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यूरोप का वीज़ा जो है, जी। ये कितने दिनों बाद मिल जाता है? आपने कल ही पासपोर्ट लेके आना है, मैंने उस पे आपका वीज़ा चिपका देना है, हमारी अवाम भी ये सुनना चाहती है। आपका जो पूरी फ़ाइल का खर्चा ना वो 5 लाख भी नहीं है। अच्छा फ़ायज़ा ये जो रिजेक्शन होती है यूएसए वीज़े की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो वो अगर एक दफ़ा हो गई है, तो मज़ीद क्या दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए सिर्फ यूएसए नहीं, हर कंट्री मैंने पहले भी डिस्कस किया, किसी भी कंट्री में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप दोबारा से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो रिजेक्शन लगे हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए। बाकी जो अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए का अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो यूएसए आपको कोई उसमें मेंशन नहीं करता कि किस रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। तो इसलिए सिर्फ़ आपने जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना होता है, क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे खुद को लेके उतना इन्वेस्टर भी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आपको वीज़ा देगा वो। अच्छा कितनी दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री में? बार-बार अप्लाई कर सकते कोई हैं। मसला नहीं है, कोई 100 मतलब टाइम्स भी ऐसा नहीं है अप्लाई कर सकते हैं आप, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितने टाइम तक अप्लाई करना होता यूरोप का वीज़ा जो है, है। जी। ये कितने दिनों बाद मिल जाता है? यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ़ इसके अपॉइंटमेंट का वेट होता है। जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उस डेट को आपने अपनी ये फ़ाइल भी 1 सबमिट साल करवानी बाद ही होती है। मिलती है नहीं, अपॉइंटमेंट? इनकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, विदिन डेज़ मिल जाती हैं विदिन आपको। डे जी, मिल बिल्कुल। और वीज़ा भी फ़ौरन मिल जाता है? जब आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है, तो उसके बाद एम्बेसी कम से कम 30 डेज़ का टाइम लेती है। इससे अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। लोग जो है ना डन बेसिस पे काम कर रहे हैं, 25-25 लाख रुपए लेकर आए हैं, आपको फ़ौरन वीज़ा दे देंगे। जी। आपकी 1 लाख रुपए आप कमाती हैं, आप भी 25 लाख कमाएँ, आपके पास तो ऑप्शंस भी हैं। आप डन बेसिस पे काम क्यों नहीं करती? और आपके पास क्या कोई ऐसे कंट्रीज़ नहीं है जो डन बेसिस पे वीज़ा दे दे? देखिए हमारे पास बड़े क्लाइंट आते हैं, वो आके हमें ये बताते हैं कि मेरा फ़लाँ इन्वेस्टर के साथ बहुत अच्छा लिंक है, फ़लाँ मेरा दोस्त है, उसका मैं खाने खा चुका हूँ। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो फिर भी हमसे सर्विसेज़ ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि एम्बेसीज़ ऐसी चीज़ है जहाँ तक हमारी सिर्फ़ अप्रोच नहीं है, वरना पाकिस्तान है, यहाँ पे हर बात, हर काम जो है एक फ़ोन करते हैं, समझ लें कि हमारा रेफ़रेंस बेस पे हो रहा होता है। ऐसे ही। लेकिन वीज़ा लेना ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको प्रॉपर उनके रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करके उनके पोर्टल पे ही अप्लाई करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि उनकी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उनको गुज़रना ही पड़ता है। तो जो लोगों से कहा जा रहा होता है कि 100% वीज़ा है, डन बेस पे वीज़ा है, डन बेस एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ़ उन लोगों के पास इस चीज़ की एग्ज़िस्टेंस है जो समझ लें कि दिन में ही चाह रहे होते हैं कि हम ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाएँ, एक दिन में 50-60 लाख लेके घरों को चले जाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी के इमोशंस के साथ, उनके पूरे फ्यूचर के साथ खेलने से बेहतर है कि आप उनको एक प्रॉपर वे में गाइड किया जाए। लेकिन हमारी आवाम भी ऐसी है जो सिर्फ़ ये सुनना चाह रही होती है कि एक बंदा बोले कि मेरे पास वीज़ा पड़ा हुआ है, आपने कल ही पासपोर्ट लेके आना है, मैंने उस पे आपका वीज़ा चिपका देना है, हमारी आवाम भी ये सुनना चाहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिन्होंने आपसे ये डन बेस के हवाले से 50-60 लाख में 10-20 लाख में बात की होगी, उन्होंने भी इसी प्रोसेस से गुज़रना है। उनके पास क्या होता है कि महीने में कोई आ गए हैं, 50 लोग आ गए हैं या 2 महीनों में आ गए हैं, 100 लोग आ गए हैं, उनमें भी सबका वीज़ा अप्लाई करना है, किसी एक का वीज़ा लग जाएगा तो बाकी सबका एक्सपेंस होता है वो उसमें निकल आता है। जबकि उस सूरत में भी वो उनसे चार्ज कर रहे होते हैं। आपकी एम्बेसी फ़ी हो गई है, आपका ये बस। लेटर आ गया है, आपका ये पेपर आ गया, अभी आपके बायोमेट्रिक आ गए हैं, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं। आपने इनिशियल जो है अगर 50 लाख बोला हुआ है, इनिशियल आपने 5 लाख देना है, बाकी आपके बायोमेट्रिक करवाएँगे 5 लाख तब देना है, बाकी वीज़ा लगने के बाद। तो क्लाइंट बड़ा सैटिस्फाई हो जाता है, अच्छा अभी तो मैं सिर्फ़ 5 लाख दे रहा हूँ, बाकी 50 तो मैंने बाद में देने हैं। हुँ, उसको ये समझना चाहिए आपका जो पूरी फ़ाइल का खर्चा है ना वो 5 लाख भी नहीं है। 5 लाख भी नहीं है, जी, टोटल बिल्कुल। खर्चा कितना है? एम्बेसी फ़ीस होती है, एम्बेसी ने आपसे फ़ीस ले ली है, कनाडा की अगर हम बात कर लें तो उसकी 50,000 एम्बेसी फ़ी है, ऐसे ही है। 185 कैनेडियन डॉलर्स। बाकी जो है वो सारा जो आपका 4.5 लाख रुपए है वो कंसल्टेंट की जेब में जा रहा है। और तो उसके अलावा भी जो तो 45 लाख का उससे हो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वीज़ा लग जाए, तो वीज़ा लग जाएगा तो आपसे बाकी का 50 लाख ले लेगा, नहीं लगेगा तो आपका 5 लाख वेस्ट हो जाएगा। तो लगने के बाद जो आपने 50 लाख उसको देना है, तो वही आप वहाँ से अप्लाई कर लें, जहाँ पे सिर्फ़ आपसे कंसल्टेंसी ली जा रही है, वीज़ा लगे या ना लगे। बाद में कुछ चार्ज तो नहीं किया जा रहा, बल्कि वीज़ा लगने के बाद भी आपसे ये कहा जा रहा है कि सेकंड और थर्ड टाइम पे भी आपकी एप्लीकेशन को दोबारा अप्लाई करेंगे। ये कंसल्टेंट को चूज़ करना या अच्छे जो
है वो अपने प्रोफ़ाइल मेकिंग के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए किसी बंदे को जाँचना, वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना चीज़ों को सीरियसली लेके चल रहे हैं, आपके पास कितना नॉलेज है चीज़ों को लेके चलने का।